हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? वूल के बारे में। ऊन की प्राप्ति कैसे होती है, किस किस तरीके से और किन किन जानवरों से प्राप्ति होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। और इसके पहले देखिए ये किस मतलब ये वानस्पतिक जगत का रेशा है, ये प्राकृतिक जगत का रेशा है, ये कैसा रेशा है, ये सब चीज़ें समझेंगे। तो हम लोगों ने जो सिल्क के बारे में पढ़ा था, तो ये देखिए जो ये वूल है ना, ये काफ़ी चीज़ें ये किससे मिलती जुलती है? सिल्क से जो है, यानी रेशम से ये मिलती जुलती हैं। देखिए रेशम में भी क्या होता है कि हमने क्या समझा था कि जो भी जो भी क्या है कि प्राणिज जगत के रेशे होते हैं, जो भी क्या जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, वो उसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इसमें वूल में क्या है, इसमें भी क्या है, प्रोटीन की प्राप्ति होगी। लेकिन मात्र इसमें देखिए दोनों क्या है, दोनों प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, दोनों क्या है, जंतु जगत से प्राप्त हैं, यानी प्राणिज जगत से प्राप्त हैं। लेकिन अंतर क्या है कि आप सिल्क में देखेंगे तो सिल्क में जो हम लोगों ने उसका पढ़ा था, उसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ना, ये चार चीज़ों से क्या प्राप्त होता है, क्या हम लोगों को रेशम प्राप्त होता है। ये मतलब रेशम में ये चारों चीज़ें रहती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन वूल की बात करेंगे तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और प्लस क्या रहता है, इसमें सल्फर। और ये भी क्वेश्चन किया जाता है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें वूल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो वूल में सल्फर की मात्रा 4% होती है। कितनी? 4% वूल में सल्फर की मात्रा होती है। और इसमें बात करते हैं तो प्रोटीन, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? वूल के बारे में। और वूल के बारे में हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था काफ़ी चीज़ें वूल के बारे में, कैसे ना, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे ये क्या होता है, ये कैसा रेशा है। तो हम लोगों ने यही समझा था कि जो मतलब कैसे कि क्या प्राकृतिक रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशा ना, जो प्राकृतिक रेशा होता है ये कितने भाग में बटे होते हैं? 3 भाग में ना। कौन कौन से? एक क्या होता है कि वानस्पतिक जगत का रेशा होता है, वानस्पतिक रेशा होता है। और क्या होता है कि दूसरा ये क्या होता है, वानस्पतिक जगत का रेशा होता है। और दूसरा क्या होता है कि प्राणिज जगत का रेशा होता है, प्राणिज यानी जंतु जगत से प्राप्त होता है। और तीसरा क्या होता है कि तीसरा खनिज रेशे होते हैं, खनिज रेशे होते हैं। तो हम लोगों ने वानस्पतिक के 3 पार्ट पढ़े थे। कौन कौन से? क्या? बीज, तना, पत्ती ना, हम लोगों ने 3 पढ़े। और प्राणिज जगत में हम लोगों ने क्या समझा कि रेशम है और क्या है, वूल है यानी ऊन है, ये 2 हो गए। बीज से हम लोगों ने क्या समझा था? कापोक हो गया, कपास हो गया। तना में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने तना में क्या पढ़ा था कि लिनन के बारे में। अभी हम लोगों ने मात्र एक पढ़ा है, लिनन। और इसमें हम लोगों ने कपास को पढ़ा, लिनन को पढ़ा, रेशम को पढ़ चुके हैं हम लोग। अब बात करते हैं ऊन की। तो जब हम लोग ऊन पढ़ रहे हैं तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं ना कि ये वूल जो है ये प्राकृतिक जगत का प्राणिज रेशा है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और वो भी प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कैरोटीन हमारे बालों और नाखूनों में पाए जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसको समझेंगे कि कैरोटीन पाया जाता है। तो हम लोग वूल के बारे में क्या स्टार्ट करते हैं? ऊन जो है यह खरगोश, बकरी, ऊँट ना, खरगोश, बकरी, ऊँट, भेड़, मतलब इन सब से क्या हम लोगों को किसकी प्राप्ति होती है? ऊन की प्राप्ति होती है। तो ऊन जो होता है ये कैसा रेशा है? ये प्रोटीन युक्त रेशा है। कैसा रेशा है? प्रोटीन युक्त रेशा है। तो ऊन प्रोटीन युक्त रेशा है। और कैसा रेशा है? यह जंतु जगत से प्राप्त होने वाला ना, ये जंतु जगत से प्राप्त होता है। आप ये भी कह सकते हैं जंतु जगत से प्राप्त होता है ना। और इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन प्रोटीन होता है, कैरोटीन प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। और ऊन की कटाई, अगर हम लोग जब ऊन का उत्पादन करते हैं
तो ऊन की कटाई वर्ष में 2 मंथ में ज़्यादा बेस्ट होती है, 2 मंथ में होती है। कौन कौन से? तो ऊन की कटाई आप कह सकते हैं कि मतलब किस मंथ में मतलब ऊन जो है, जैसे कि आप फसल की कटाई करते हैं ना, तो क्या हर समय में जानवरों के शरीर से बाल जो उसी से तो बनाए जाते हैं, जानवरों के शरीर से बाल निकाले जाते हैं? नहीं, हर मंथ में नहीं, 2 मंथ क्या होता है, बेस्ट होता है। तो ऊन की कटाई किसमें? 2 बार। ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार मार्च और सितंबर में होती है। मार्च सितंबर में होती है। तो ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार मार्च और सितंबर में होती है। अच्छा, और इसमें क्या देख लेते हैं कि ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार हो रही है, एक मार्च में होती है, दूसरा कब होती है कि सितंबर में। अगर गीली अवस्था में बात करें तो ऊन का कितना % वो मजबूत हो जाता है ना, कि गीली अवस्था में ऊन जो है वो 25 से 30% क्या होता है, कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग कपास और पढ़ रहे थे, कपास लिनन, तो वो क्या हो रहे थे, वो मजबूत हो रहे थे। लेकिन ये क्या है, गीली अवस्था में ऊन जो है वह 25 से 30% क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और क्या होता है कि और इसके बारे में क्या देखेंगे, यह प्राकृतिक जगत का, किसका? प्राकृतिक जगत का यह सबसे कमज़ोर रेशा है। प्राकृतिक जगत का सबसे कमज़ोर रेशा है। अरे हम लोग वस्त्र विज्ञान में पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग यही पढ़ रहे हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो कपड़े, देखिए इसको जितना ईजिली आप होके समझेंगे उतनी ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वह किसी न किसी चीज़ से तो बने होते होंगे। हम लोग बस इतना काम क्या कर रहे हैं कि पहन ले रहे हैं, लेकिन वो कैसे बनते हैं हम लोगों को यही पढ़ना है, किन रेशों से बन रहे हैं और रंगाई कैसे होती है। तो रंगाई जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ रेशों पर रंगाई की जाती है, कुछ धागे की रंगाई करते हैं, कुछ क्या होते हैं, कपड़े बनने के बाद रंगे जाते हैं। 3 स्थिति में रंगाई की जब हम लोग अवस्था पढ़ेंगे तो 3 स्थिति में रंगाई होगी। देखिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग जैसे कि रुई के बारे में जानते ही हैं, कपास ना, उसके बाद हम लोगों ने रेशम के कपड़े हम लोग जानते हैं। और उसके बाद क्या है, हम लोग वूलन कपड़े भी पहनते हैं ना, ऊनी। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे, वून जो होता है, ये वूलन जो होते हैं, ये ऊन जो होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग वूलन कपड़े पहनते हैं, एक होता है वॉस्टेड कपड़े, वॉस्टेड ऊन होता है, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन इसमें देखिए प्रोटीन युक्त रेशा है ऊन ना, और क्या, यह जंतु जगत से प्राप्त होता है, क्योंकि ये जानवरों से तो ही प्राप्त हो रहा है, भेड़ से, बकरी से, ऊँट से, खरगोश से, सारी चीज़ों से क्या प्राप्त हो रहा है, ऊन प्राप्त हो रहा है। और ये सब नॉर्मल है, ये सब आप लोग भी जानते होंगे ना। फिर इसमें क्या होता है, कैरोटीन प्रोटीन होता है, क्योंकि अब हम लोग ये भी जानते हैं कि बालों और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है, कैरोटीन प्रोटीन होता है। देखिए, सारी चीज़ें जो आप जानते हैं वही लिखी हुई हैं। और ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार होती है। तो जैसा कि जानते हैं फसल की कटाई होती है, तो क्या हर समय में हम जानवरों के शरीर से बाल थोड़ी ना खींच सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मंथ क्या होता है, मार्च और सितंबर का होता है। गीली अवस्था में ऊन जो होते हैं वह 25 से 30% क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और ये बात करें तो प्राकृतिक जगत का सबसे कमज़ोर रेशा है। लेकिन जब हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक जगत का सबसे जो है वानस्पतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा क्या है, तो हम लोगों ने लीलन की बात की थी। लेकिन जब यहीं पर बात किया हम लोगों ने कि प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा, तो हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने रेशम की बात की। जब प्राकृतिक जगत की बात आएगी सबसे मजबूत रेशा, तो रेशम हो जाएगा। लेकिन जब वानस्पतिक जगत की सबसे मजबूत रेशे की बात आएगी तो लिनन हो जाएगा। अब प्राकृतिक जगत के सबसे कमज़ोर रेशे की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। तो प्राकृतिक जगत का सबसे कमज़ोर रेशा क्या है, वूल है। अब आगे क्या देखते हैं कि इसके उत्पादन जो होते हैं वह कहाँ कहाँ पर होंगे, इंग्लैंड में ना। इसका उत्पादन कहाँ पर, इंग्लैंड में।
इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुआ था और इसका सर्वप्रथम प्रयोग भी यहीं पर किया गया था, इंग्लैंड में हुआ, यहीं पर सर्वप्रथम इसका प्रयोग भी किया गया। और ऊन की बात करें तो ऊन में हम लोगों ने क्या समझा, कौन सा प्रोटीन होता है, कैरोटीन प्रोटीन होता है। अगर हम लोग यहीं पर बात करते हैं तो दुनिया का सबसे विख्यात ऊन जो है वह हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, इंग्लैंड से। तो ये दुनिया का सबसे विख्यात ऊन प्राप्त होता है, विख्यात ऊन प्राप्त होता है ना। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें समझी, इसका उत्पादन इंग्लैंड में हुआ और यहीं पर क्या सर्वप्रथम इसका प्रयोग भी किया गया। दुनिया का सबसे विख्यात ऊन जो है वह इंग्लैंड में प्राप्त होता है। तो ये क्या है, वूल के बारे में हम लोगों ने समझा। अभी इसमें हम लोग और कुछ पॉइंट समझते हैं कि दुनिया का सबसे विख्यात ऊन इंग्लैंड में। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे एक, अभी हम लोग समझते हैं क्या ये मेरिनो भेड़ क्या होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऊन को जो प्राप्त करते हैं ये भेड़ से, ऊँट से, बकरी से, खरगोश से, तो सारी चीज़ों से होती है। इससे जो प्राप्त ऊन होता है ना मेरिनो भेड़ से, इससे प्राप्त ऊन सर्वोत्तम होता है। इससे प्राप्त ऊन क्या होता है कि सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। तो मेरिनो भेड़ से प्राप्त ऊन जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। और 13वीं शताब्दी में स्पेन में मेरिनो की प्राप्ति हुई थी। कब? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में कहाँ कि स्पेन में, स्पेन में 13वीं शताब्दी में स्पेन में मेरिनो ऊन की प्राप्ति हुई थी। उनकी प्राप्ति हुई थी। तो हम लोगों ने क्या समझा, मेरिनो भेड़ से इससे प्राप्त ऊन जो होता है वह सर्वोत्तम होता है। 13वीं शताब्दी में स्पेन में मेरिनो ऊन की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, हम लोग और इसमें देखते हैं कि विश्व में सबसे महंगे कोट ना, विश्व का सबसे महंगा कोट क्या होता है, विश्व का सबसे महंगा कोट। तो विश्व का सबसे महंगा कोट कौन सा कोट होता है, मिंक कोट। क्या होता है, मिंक कोट। देखिए सब पॉइंट में आप इसको नोट कर लीजिए, सब एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे महंगा कोट कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे मिंक कोट। 13वीं शताब्दी में स्पेन में मेरिनो ऊन की प्राप्ति हुई थी। मेरिनो भेड़ से मेरिनो जो ऊन होता है उससे प्राप्त किया जाता है। अच्छा, ये मिंक कोट किससे बनता है, क्या हम ऊँट से बनाते हैं, क्या हम भेड़ से बनाते हैं, या बकरी से बनाते हैं, खरगोश से बनाते हैं, किस चीज़ से? तो मेरिनो जो ये मिंक कोट है ना, ये किससे, विक्यूना, क्या है, विक्यूना एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का विक्यूना एक प्रकार का ऊँट है। विक्यूना एक प्रकार का ऊँट है, इसी से मिंक कोट की प्राप्ति होती है। इसी से मिंक कोट की प्राप्ति होती है। तो ये क्या है, इसी से विक्यूना एक प्रकार का ऊँट है, इसी से क्या होता है, मिंक कोट की प्राप्ति होती है। और यह अपनी गर्मी और हल्के वजन के लिए क्यों ये बहुत महंगा है ना, यह अपनी गर्मी और हल्के वजन के लिए महंगा है। तो यह अपनी गर्मी
और हल्के वजन के लिए महंगा है। तो हम लोगों ने मिंक कोट के बारे में क्या जाना, मिंक कोट जो है सबसे महंगा कोट है और यह किससे प्राप्त होता है, तो विक्यूना एक प्रकार का ऊँट है ना। देखिए याद रखिएगा, विक्यूना भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, क्या है, तो विक्यूना एक प्रकार का ऊँट है। इसी से क्या प्राप्त होता है, इसी से मिंक कोट की प्राप्ति होती है। यह अपनी गर्मी और हल्के वजन के लिए क्या होता है कि महंगा होता है। देखिए जो कपड़े जितने सॉफ्ट होते हैं ना, जितने सॉफ्ट होते हैं, जितने पतले होते हैं, जितने मुलायम होते हैं, जितने मतलब वो क्या होते हैं कि वह उतने ही महंगे होते हैं। तो यह अपनी गर्मी के लिए और हल्के वजन के लिए यह महंगा होता है। और मेरिनो भेड़ से कौन सा मतलब इससे प्राप्त ऊन जो होता है वह सर्वोत्तम होता है। इससे क्या कौन सा ऊन प्राप्त किया जाता है मेरिनो भेड़ से, तो मेरिनो भेड़ से मेरिनो ऊन प्राप्त करते हैं। तो हमने क्या समझा कि विक्यूना एक प्रकार का ऊँट है, इसी से मिंक कोट की प्राप्ति होती है। अच्छा हम आगे देखते हैं कि ऊन को जो होता है कि तो ऊन को हम लोग क्या करते हैं कि ऊन का माइक्रोस्कोप से परीक्षण करते हैं। तो ऊन का जब माइक्रोस्कोप से परीक्षण करते हैं तो इसमें क्या देखेंगे, जब उसमें 3 परतें दिखेंगी ना। पहले देखते हैं जब ऊन का माइक्रोस्कोप से परीक्षण करते हैं, उनका माइक्रोस्कोप से क्या, उनका माइक्रोस्कोप से परीक्षण मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पर क्या बहुकोषीय दिखाई देगा, बहुकोषीय दिखाई देगा। तो ऊन को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा, बहुकोषीय दिखाई देगा ना। और क्या होता है कि बहुकोषीय दिखाई देगा, किनारे जो होंगे वह मतलब उससे देखने पर किनारे जो होंगे वह नुकीले और टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। किनारे देखने पर किनारे नुकीले और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी। तो ऊन को हम किससे देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो उसमें क्या है वह बहुकोषीय दिखाई देगा और किनारे जो होंगे उसके नुकीले और टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे। अच्छा हम देखते हैं कि जब हम इसके अनुप्रस्थ काट को देखते हैं ना, जब हम इसको काट कर यानी जब हम इसके अनुप्रस्थ काट को देखेंगे, यानी जब इसको काट कर देखते हैं, इसके अनुप्रस्थ काट को देखने पर इसकी क्या अनुप्रस्थ काट को देखने पर इसमें क्या होती है कि इसमें इसके द्वारा इसके मतलब देखने पर इसमें 3 परतें दिखाई देती हैं। इसमें कितनी परत, 3 परतें दिखाई देती हैं। और देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बाह्य परत होती है, बाह्य परत उसको क्या बोलते हैं ना, मध्य परत को क्या बोलते हैं, मध्य परत, और क्या यानी आंतरिक परत या तीसरी परत, आंतरिक या बोल सकते हैं तीसरी परत। तो बाह्य परत की बात करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। और मध्य परत की बात क्या बोलेंगे तो कॉर्टेक्स। और तीसरी परत की बात बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मेड्यूला। तो हम लोगों ने क्या समझा कि इसकी 3 परतें दिखाई देती हैं, पहली परत हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी। बाह्य परत को हमने देखा तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेड्यूला, मतलब ये 3 परत दिखाई देती है ना। और ये क्या हो गई, क्यूटिकल। ये क्या हो गई, कॉर्टेक्स। ये क्या हो गई, मेड्यूला। तो हम लोगों ने 3 परत देखा। जब हम क्या करते हैं कि अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो उसमें 3 परतें दिखाई देती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, ये 3 दिखाई देते हैं। और देखिए ये जो होता है क्यूटिकल ना, क्यूटिकल की बात करेंगे किसकी, तो ये क्या होता है बाहर से ये क्या कॉर्टेक्स क्या होता है, ये बाहर से कलर किया जाता है। क्या कॉर्टेक्स ये बाहर से कलर किया जाता है, बाहर से
कलर किया जाता है। मतलब जो ऊन की क्या होती है, मध्य परत होती है कॉर्टेक्स ना, इसके द्वारा क्या होती है, ऊन की चमक आती है। इसके द्वारा क्या होती है, ऊन की चमक आती है। और इसमें रंग वर्णक क्या, मेलेनिन पाया जाता है। इसमें रंग वर्णक क्या पाया जाता है, मेलेनिन पाया जाता है इसमें। और ये क्या होती हैं, ये रंगाई में सहायक होती हैं। रंगाई में। और ये क्या करता है, जो तीसरी परत होती है ना, तीसरी परत कौन सी परत है कि मेड्यूला। ये क्या करता है कि तीसरी परत जो मतलब ये क्या करती है, रंग को निर्धारित करती है। रंग को निर्धारित करती है। और मतलब जो बाह्य परत होती है उससे क्या होते हैं, रेशे जो होते हैं वह चिपके हुए प्रतीत होते हैं। यानी जो क्यूटिकल है ना, इससे क्या होते हैं, इससे रेशे चिपके हुए प्रतीत होते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि मतलब ऊन को माइक्रोस्कोप से देखने पर वह कैसा, वह बहुकोषीय दिखाई देगा। और क्या उसकी संरचना जो होती है, वह जो उसके किनारे होते हैं वह टेढ़े मेढ़े और नुकीले दिखाई देते हैं। और इसकी अनुप्रस्थ काट देखने पर इसमें 3 परतें दिखाई देती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला। तो क्यूटिकल जो होती है उसकी बाह्य परत होती है, कॉर्टेक्स जो होती है वो मध्य परत होती है, और मेड्यूला जो होती है वह कैसी परत होती है, आंतरिक परत होती है। अब बात करते हैं किसकी, कॉर्टेक्स की। तो बाहर से ये कलर जो क्या, बाहर से कलर किया जाता है, किसको कलर करते हैं, जो कलर करते हैं तो कॉर्टेक्स को करते हैं। और उनकी चमक इसी वजह से आती है। और क्या होता है, इसमें रंग वर्णक क्या पाया जाता है, मेलेनिन। तो ये पूछा जा सकता है कि रंग वर्णक मेलेनिन उनकी किस परत में पाया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉर्टेक्स में। रंगाई में ये कॉर्टेक्स जाता है, क्या होता है, सहायक होता है। मेडुला क्या करता है, रंग को निर्धारित करती है। तो इतना हम लोगों ने देखा। अच्छा, हम देखते हैं ऊन का जो नेचुरल कलर किसकी वजह से आता है। तो ऊन का नेचुरल कलर जो होता है वह मेडुला की वजह से आता है। किसकी वजह से, इसकी वजह से। ऊन का नेचुरल कलर मतलब यहाँ आप लिखिए, चाहे यहाँ पर लिख लीजिए, रंग को निर्धारित की जाती है, करती है। और ऊन का नेचुरल कलर तो हम लोगों ने क्या समझा कि ऊन को माइक्रोस्कोप से देखने पर उसमें हम लोगों ने ये चीज़ें देखी। अच्छा, अब हम और क्या देखते हैं कि ये हम लोगों ने इसके बारे में पूरा देखा, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला। अच्छा, अब हम और क्या देखते हैं इसमें। जो इंडिया में जो ऊन की कताई जो होती है, पहले हम ये देखेंगे प्रोटीन युक्त रेशा ना। प्रोटीन युक्त रेशा कौन सा होता है कि 2 होते हैं। प्रोटीन युक्त रेशे की बात करेंगे, प्रोटीन युक्त रेशा तो ये 2 होते हैं। हम लोगों ने इसको समझा ही है। जो भी जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जानवर तो रेशे होते हैं या प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, तो वो उसमें प्रोटीन पाया जाता है। एक क्या हो गया, रेशम। दूसरा क्या हो गया, ऊन। रेशम में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और इसमें क्या हो गया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और प्लस इसमें क्या पाया जाता है, सल्फर। सल्फर की मात्रा कितनी होती है, 4% होती है। तो सल्फर की मात्रा इसमें कितनी होती है, वूल में 4% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो हम लोगों ने इसमें देखा सल्फर जो 4% पाया जाता है। और रेशम में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मात्र इसमें बदला हुआ क्या है, यही सल्फर की वजह से ये बदल जाता है। अच्छा, हम और इसमें क्या देखते हैं, वूल में सल्फर जो है 4% पाया जाता है। बात करते हैं नंदा की, यानी फेल्ट।
नमदा जो है वह किससे बनाया जाता है? नमदा क्या रेशे से बनाते हैं, क्या कपड़े से बनाते हैं? तो नमदा जो होता है ना वह रेस किससे बनाया जाता है या धागे से बनाया जाता है? तो नमदा किससे बनाते हैं? वह रेशे से बनाया जाता है। तो क्या बोलते हैं कि नमदा किससे बनाते हैं? नमदा ऊन से बनाया जाता है, ऊन बोल सकते हैं, या नमदा किससे? रेशे से बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? फेल्ट। या इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि ऐसा वस्त्र जो ताप दाब देकर, ऐसा वस्त्र जो ताप दाब देकर बनाया जाता है। और इसे बनाने के लिए निम्न क्वालिटी के ऊन की ज़रूरत पड़ती है। तो नमदा ऐसे वस्त्र मतलब नमदा जो है ये ऐसा वस्त्र है कि जिसको ताप और दाब देकर बनाया जाता है। जो देखिए, जो मतलब कपड़े पे बनाते समय उसमें क्या होता है, जो रेशे बचते हैं टूटे फूटे, ये सब जो टूटे रहते हैं, उन सबसे क्या किया जाता है, उसको ताप देकर और उस पर दबाव डालकर क्या किया जाता है, आपस में सारे रेशे को चिपका दिया जाता है ना। तो सारे रेशे जो चिपक जाते हैं उसी से क्या बनाया जाता है कि नमदा बनाया जाता है। तो ऐसा वस्त्र जो ताप दाब देकर बनाया जाता है, ऐसे इसे बनाने के लिए किसका? निम्न कोटि के ऊन का यूज़ किया जाता है। और इन्हें क्या करते हैं, इन्हें जमा कर, सारे रेशों को क्या करते हैं, आपस में जमा कर क्या करते हैं, जैसे कि कोई सीढ़ा वगैरह बनाते हैं ना, जब आप क्या चिक्की वगैरह बनाते हैं तो जमाते हैं ना, तो वैसे ये भी क्या किया जाता है, सारे रेशे को मतलब ताप दाब देकर उसको चिपका दिया जाता है, जमा कर तब नमदा बनाया जाता है। अच्छा, हम देखते हैं एक चीज़ और देखेंगे, कुछ पॉइंट इसमें। दोनों ऋतुओं के लिए अनुकूल वस्त्र, अगर जो दोनों ऋतुओं का मतलब होता है कि हम ऐसे वस्त्र पहने जो हमें गर्मी में ठंडक का एहसास कराएं और ठंडक में हमें गर्मी का एहसास कराएं। तो दोनों ऋतुओं के लिए अनुकूल वस्त्र जो है वो किससे प्राप्त करते हैं? बैक्टीरियन ऊँट से प्राप्त कर सकते हैं। किससे? बैक्टीरियन ऊँट से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों ऋतुओं के लिए अनुकूल वस्त्र किससे प्राप्त करते हैं? बैक्टीरियन ऊँट से प्राप्त करते हैं। और क्या है, कर सकते हैं, इस ऊँट को क्या बोलते हैं? इस ऊँट को क्या बोलेंगे? दो कुंभ का ऊँट भी कहते हैं। दो कुंभ का ऊँट भी कहते हैं। इसे दो कुंभ का ऊँट भी कहते हैं। इस ऊँट से बने कपड़े, इस ऊँट से बने कपड़े क्या करते हैं कि गर्मी में ठंडी में गर्मी का एहसास क्या करते हैं कि गर्मी का एहसास दिलाते हैं। और इस ऊँट को कहाँ पर देखा जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? इस ऊँट को पेरू प्रदेशों में पाया जाता है। इस ऊँट को पेरू प्रदेशों में पाया जाता है।
तो ये हम लोगों ने क्या देखा, दोनों ऋतुओं के लिए अनुकूल वस्त्र को क्या बोलते हैं, वैक्टियन, जो मतलब दोनों ऋतुओं में जो अनुकूल वस्त्र होते हैं, यानी ऐसे वस्त्र जो हमें गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाएं, ठंडक में हमें गर्मी का एहसास दिलाएं। तो मतलब दोनों ऋतुओं में हम एक ही वस्त्र को दोनों ऋतुओं में पहन सकें, तो वो किससे प्राप्त करते हैं, वैक्टियन ऊँट से। और ये ऊँट कहाँ पाया जाता है, पेरू प्रदेशों में पाया जाता है ना। और इस ऊँट को क्या बोलते हैं, 2 कुंभ वाला ऊँट भी बोलते हैं। तो देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि 2 कुंभ वाला ऊँट किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वैक्टियन ऊँट को। ऐसे कौन से मतलब ऐसे किस ऊँट से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, दोनों ऋतुओं में पहनने वाले वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वैक्टियन ऊँट से। तो इतना हम लोगों ने समझा। नंदा कैसे बनता है, ताप और दाब देकर जो निम्न क्वालिटी के रेशे होते हैं उनसे बनाया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, चिपका कर बनाया जाता है। अच्छा, हम देखते हैं कि ग्रीस ऊन किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीस ऊन। तो ग्रीस ऊन किसे कहते हैं, भेड़ के शरीर से उतरी ऊन की परत को क्या बोलते हैं, ग्रीस ऊन। भेड़ के शरीर से उतरी ऊन को क्या बोलते हैं, ग्रीस ऊन। ग्रीस ऊन कहते हैं। तो भेड़ के शरीर से उतरी हुई ऊन को क्या बोलेंगे, ग्रीस ऊन कहते हैं। अच्छा, हम देखते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इस भेड़ में एक प्रकार का ग्रीस ऊन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस भेड़ में एक प्राकृतिक तेल होता है। इस प्रकार के क्योंकि इसमें भेड़ का एक प्राकृतिक तेल होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे योग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे योग कहते हैं। इसका उपयोग लेनोलिक यौगिक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग लेनोलिक यौगिक बनाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं, लेनोलिक यौगिक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वह ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट किसके लिए, इसका उपयोग ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। और यह ना, यह क्या होता है, यह आसानी से मानव त्वचा में अवशोषित होता है। मानव त्वचा में अवशोषित होता है। तो हम लोगों ने ग्रीस ऊन को क्या पढ़ा कि भेड़ के शरीर से उतरी हुई ऊन को क्या कहते हैं, ग्रीस ऊन कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, भेड़ का प्राकृतिक तेल होता है। उसी मतलब भेड़ का जो प्राकृतिक तेल होता है, फैट होता है ना, तो उसमें क्या होता है, इसी में होता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे योग भी कहते हैं ना। और क्या होता है, इसमें एक प्राकृतिक तेल होता है, इसे योग कहते हैं। इसका उपयोग किसके लिए, लेनोलिक, जो कि ये यौगिक क्या होता है, हमारे सौंदर्य के लिए, हमारे सौंदर्य साधन जो बनाए जाते हैं ना, क्या होते हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट के क्रीम बनाए जाते हैं, जो भी कुछ बनते हैं, वो क्या होता है, उसमें इस यौगिक का यूज़ किया जाता है। और ये यौगिक क्या होता है, ये आसानी से हमारी त्वचा में क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। अच्छा, हम और क्या देखते हैं कि प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण, मतलब कहाँ कहाँ से हम लोगों को प्राप्ति होती है, किसकी, ऊन की। प्राप्ति के आधार पर
वर्गीकरण। तो प्राप्ति मतलब हम कहाँ से ऊन को प्राप्त करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं मैमन ऊन। क्या कहते हैं? मैमन ऊन। मैमन ऊन। ये मैमन ऊन को क्या बोलते हैं? लैम्ब वूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्ब वूल भी कहते हैं, मैमन ऊन। मैमन ऊन को लैम्ब वूल कहते हैं। 8 माह के भेड़ का बाल ना, 8 माह के भेड़ के जो बाल होते हैं उसको कहते हैं मैमन ऊन। 8 माह के भेड़ के बाल को मैमन ऊन कहते हैं। इसे हम लैले का ऊन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लैले का तो इसे क्या कहा जाता है? इसे लैले का भी ऊन कहा जाता है। इस रेशे में सॉफ्टनेस होती है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि सॉफ्टनेस तो होती है, पर क्या? पर मजबूती जो है वो नहीं होती। और ऐसा क्यों होता है? क्यों मजबूत नहीं होते? क्योंकि ये जो अभी क्या है, ये परिपक्व नहीं है, क्योंकि ये अपरिपक्व होते हैं। क्योंकि ये अपरिपक्व होते हैं ना। तो अभी ये जो है कि अभी ये सिर्फ 8 माह का है। कितने माह का? 8 माह का। तो कोई भी बच्चा है, अगर वो 8 माह का बच्चा है, तो क्या उसमें जो बाल होंगे, उसमें जो सारी चीज़ें होंगी, वो परिपक्व होंगी? नहीं। लेकिन अगर सॉफ्टनेस की बात की जाए तो आप बच्चों के बाल देखिए, हेयर वगैरह बहुत सॉफ्ट होते हैं ना। तो सॉफ्टनेस मतलब उसमें मुलायम जो है वो बहुत होगा। लेकिन बात की जाए कि मजबूती की, तो वो मजबूत नहीं होंगे ना। तो इतना तो मतलब अगर आप इससे गेस कर सकते हैं तो कर लेंगे कि बच्चों के बाल जो होते हैं वह क्या होंगे? मुलायम तो होंगे, लेकिन आप मजबूती की बात करेंगे तो उनमें मजबूती नहीं होगी। तो ये मैमन ऊन को क्या बोलते हैं? लैम्ब वूल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? लैले का ऊन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि वह किससे प्राप्त होता है? जब 8 माह के जो भेड़ होती है उनसे जो बाल प्राप्त किया जाता है, उनसे जो ऊन प्राप्त किया जाता है, उसे ही बोलते हैं ना। और इसमें सॉफ्टनेस होती है, लेकिन मजबूती की बात की जाए तो मजबूती इसमें नहीं होगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अभी अपरिपक्व होते हैं, मतलब परिपक्व हुए नहीं रहते हैं। अच्छा, हम दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या? हॉगेट ऊन। दूसरा क्या है? हॉगेट वूल। तो हॉगेट वूल क्या होता है? ये 12 से, ये 8 माह का था और ये कितने? 12 से 18 माह का जब होगा तो यह जो होता है मजबूत भी होगा और परिपक्व भी होगा। यह मजबूत और इसमें कोमलता का गुण जो होता है वो विद्यमान होता है। और क्या? तम्यता का भी गुण विद्यमान होता है। कोमलता का गुण विद्यमान, कोमलता का गुण विद्यमान। और क्या? कि तन्यता का गुण विद्यमान। अब हम लोग क्या देखेंगे? वेदर ऊन। ये 14 माह पर क्या? काटा ऊन, परंतु इसके पहले एक बार कट चुका हो। परंतु इसके पहले एक बार कट
चुका हो और दोबारा काटा जा रहा हो। चलिए एक बार बात कर लेते हैं फिर से। प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण, तो 3 हम लोगों ने क्या देखा, अभी देखिए हम लोग और देखेंगे ना, ये तो 3 हैं, अभी हम लोग और देखेंगे। मैमन ऊन क्या हो गया, इसे लैम वूल बोलते हैं। जब जो है भेड़ जो है मात्र कितने 8 मंथ की, मात्र कितने मंथ की 8 मंथ की होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उससे जो ऊन प्राप्त होता है उसे लैले का वूल भी बोलते हैं। और ये जो है कि इससे जो प्राप्त ऊन होता है ये बहुत ही मुलायम होगा, लेकिन मजबूती की बात की जाएगी तो मजबूती इसमें नहीं होगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो है भी 8 माह का है, वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है। बात करते हैं दूसरे नंबर पे हॉगेट वूल, ये 12 से 18 माह का होता है ना। वो कितने माह का था, 8 माह का, ये 12 से 18 माह का होता है। ये मजबूत भी होगा और क्या परिपक्व भी होते हैं ना, मजबूत और परिपक्व भी होते हैं। कोमलता का जो मुलायम भी होंगे, कोमलता का गुण विद्यमान होता है, तन्यता का गुण भी इसमें विद्यमान होता है। बात करते हैं तीसरे नंबर पे, ये वेदर है। वेदर जो ये 18 माह का था ना, ये जो है 14 माह का, जो मतलब 14 माह पर काटा ऊन, परंतु उसमें क्या है उसके मतलब 14 माह पर काटा जा रहा है, लेकिन इसके पहले क्या है कि एक बार कट चुका हो, मतलब एक बार उसके बाल को खींचा, मतलब बाल को निकाला जा चुका हो, तो वह अगर अब 14 माह पर किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा कि वेदर वूल कहलाएगा। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, वर्जिन। वर्जिन, जब किसी जानवर के शरीर से पहली बार जो है बाल निकाला जाए, जब किसी जानवर के शरीर से क्या, जब किसी जानवर के शरीर से क्या है कि पहली बार बाल निकाला जाए उसे वर्जिन वूल कहते हैं। जब किसी जानवर के शरीर से पहली बार क्या है बाल निकाला जाए उसे वर्जिन ऊन कहते हैं। और ये क्या है, ये अच्छी क्वालिटी के वूल होते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के ऊन होते हैं। किसी जानवर के शरीर से पहली बार यानी वर्जिन यानी पहली बार बाल निकाला जा रहा है तो ये क्या होते हैं कि तो उसे वर्जिन ऊन बोलते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं पुल्ड वूल। ये पुल वुल्ड क्या है, इसमें जो है भेड़ को मारा जाता है, जानबूझकर भेड़ को मारा जाता है, उसके बाद उसके शरीर से बाल निकाला जाता है। तो भेड़ को क्या होता है कि भेड़ को जानबूझकर मारकर उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद खींची गई ऊन, तो क्या करते हैं कि भेड़ को पहले क्या करते हैं जानबूझकर मारते हैं, उसके बाद उसके शरीर से खींचते हैं ऊन को, तो ये क्या कहलाता है, पुल्ड वूल कहलाता है। पुल्ड वूल क्या हो गया, भेड़ को जानबूझकर मारकर उसके बाद शरीर से ऊन खींचते हैं, ये पुल्ड वूल है। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर पे क्या देखते हैं कि फ्लीस वूल, फ्लीस ऊन, फ्लीस ऊन। अब ये फ्लीस ऊन क्या होता है कि जीवित भेड़ के शरीर से जो मतलब जीवित भेड़ के शरीर से जो ऊन निकाला जाता है, जो ऊन निकालते हैं वही क्या कहलाता है, फ्लीस ऊन कहलाता है। जीवित भेड़ के
तो ये क्या किया जा रहा है, जीवित भेड़ के शरीर से ऊन निकाला जा रहा है और ये क्या मध्यम गुणवत्ता वाला होता है। ये फ्लीस ऊन हो गया। अब आगे नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं कि सबसे अगर बात की जाए सबसे अच्छी किस्म की ऊन, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे अच्छी किस्म की ऊन जो होती है वह मेरिनो ऊन होती है ना, मेरिनो ऊन। अब आगे क्या देखते हैं, हम लोगों ने क्या देखा, वर्जिन देखा, पुल्ड वूल देखा, फ्लीस वूल देखा और नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं डेड वूल। जो भेड़ जो होती हैं अपने आप मर जाती हैं, तो क्या होता है कि जिस भेड़ को मारा नहीं जाता और वो क्या होती हैं कि वह भेड़ अपने आप मर जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेड वूल बोलते हैं। तो मरे हुए भेड़ से इसमें भेड़ क्या है कि अपने आप मरती हैं या उन्हें मतलब अपने आप से होता है या किसी कारणवश वो मर जाती हैं, उनके शरीर से जो खींचा जाता है, बाल उसके शरीर से खींच के जो ऊन बनाए जाते हैं, तो उसके लिए होता है डेड वूल, तो मरे हुए भेड़ से। अब आगे नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं कि कोट्टी वूल। अब ये कोट्टी वूल क्या होता है, ऐसे भेड़ जो विपरीत जलवायु में पली बढ़ी रहती हैं, ऐसे वूल जो किससे विपरीत जलवायु में क्या होती हैं, पली बड़ी होती हैं, उनके शरीर से वूल निकालने को क्या बोलते हैं, कोट्टी वूल बोलते हैं। उनके शरीर से वूल निकालने को कोट्टी वूल कहते हैं। इससे निम्न क्वालिटी के ऊन प्राप्त होते हैं। इससे प्राप्त होते हैं। इससे क्या बनती है, इससे नमदा और दरी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, नमदा दरी। इससे नमदा और दरी बनाने में प्रयोग इसका किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने देखिए पहले नंबर पे हम लोगों ने क्या समझा था, मैमन, हॉगेट, वेदर ना। मैमन को 8 माह पर, फिर हम लोगों ने क्या समझा कि 12 से 14 माह पर, फिर क्या हमने समझा था कि 12 से 14 माह पर, फिर हम लोगों ने वेदर वूल को 14 माह पर समझा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या मैमन ऊन, हॉगेट और वेदर, फिर हम लोगों ने वर्जिन ऊन के बारे में समझा था कि पहली बार जो है शरीर से, जानवरों के शरीर से बाल खींचा गया है, तो और पहली बार जो खींचे गए वूल होती हैं वो क्या होती है कि वर्जिन ऊन होती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, पुल्ड वूल, भेड़ को जानबूझकर मारकर खींची गई ऊन क्या होती है, पुल्ड वूल होती है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फ्लीस वूल। तो फ्लीस वूल क्या होती है, जीवित भेड़ के शरीर से निकाला गया ऊन जो है कि मध्यम गुणवत्ता वाला होगा। क्या होगा, फ्लीस वूल। तो देखिए पुल्ड क्या है, पुल्ड मतलब भेड़ को जानबूझकर मारकर उसके बाद खींचा गया। फ्लीस जीवित भेड़ के शरीर से निकाला गया, फ्लीस ना। उसके बाद क्या है, डेड वूल मतलब मरी हुई भेड़ है या किसी कारण बस वो मर गई है, स्वतः ही मरी है, कोई उसे मारा नहीं है, तो क्या है कि उसके शरीर से जो बाल निकालकर ऊन बनाया जाएगा तो वो डेड वूल कहलाएगी। कॉटी वूल क्या होती है, ऐसी भेड़ जो विपरीत जलवायु में पली बढ़ी रहती है। कभी कभी जो होता है बहुत ठंडक में रहती हैं, कभी बहुत गर्मी में रहती हैं। क्या होती है, जो विपरीत जलवायु में पली बढ़ी होती हैं उनके शरीर से वूल निकालने को कॉटी वूल कहते हैं। और ये क्या होती हैं कि इससे नमदा और दरी बनाई जाती हैं। ये निम्न क्वालिटी के ऊन प्राप्त इससे होते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग कि टैगलॉक वूल।
तो टैगलॉक वूल क्या होता है, ये निम्न क्वालिटी का वूल होता है ना, और निम्न क्वालिटी का वूल होता है, और ये क्या होता है, जो बचे हुए या टूटे हुए ऊन होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये निम्न क्वालिटी का वूल होता है, और ये किससे, निम्न क्वालिटी का वूल होता है, टूटे या बचे हुए ऊन से बनाई जाती है, टूटे या बचे हुए ऊन से बनाई जाती है, ऊन से बनाई जाती है। तो ये क्या है, टैगलॉक वूल, ये निम्न क्वालिटी का वूल होता है और ये टूटे या बचे हुए ऊन से बनाई जाती है। लेकिन जो वूल होगा ना, जो ऊन रहेगा वो कैसा होगा कि उच्च क्वालिटी का रहेगा ना, अच्छी क्वालिटी का वूल रहेगा, उससे क्या बनाया जाता है, टैगलॉक वूल बनाया जाता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कारपेट वूल। कारपेट वूल, अब ये कारपेट वूल क्या होता है, ये निम्न क्वालिटी के ऊन से बनाई जाती है, निम्न क्वालिटी के बनाई जाती है। तो ये क्या होता है कि निम्न क्वालिटी के ऊन से बनाई जाती है, इससे दरी, गलीचे, कालीन यही सब बनाए जाते हैं। इससे क्या बनाए जाते हैं, दरी, गलीचे, कालीन, दरी, गलीचे, कालीन आदि बनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने टैगलॉक वूल देखा कि ये निम्न क्वालिटी का वूल होता है, टूटे हुए, ये क्या होता है कि निम्न क्वालिटी का वूल होता है, उससे बनाए जाते हैं। क्या होता है टैगलॉक वूल, ये निम्न क्वालिटी के ऊन से बनाई जाती है और टूटे हुए या बचे हुए ऊन से बनाई जाती है टैगलॉक वूल। और उसी तरीके से क्या बनाई जाती है, कारपेट वूल भी बनाए जाते हैं, निम्न क्वालिटी के ऊन बनाए जाते हैं, उससे क्या बनते हैं, दरी, गलीचे, कालीन यही सब बनाए जाते हैं। अच्छा, अब आगे क्या देखते हैं कि ऊन प्राप्ति के साधन। अब ये ऊन प्राप्ति के साधन देखिए कहाँ कहाँ से ऊन की हम प्राप्ति करते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं, जो हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं ठंडक के समय, वो हमको भेड़ से, बकरी से, ऊँट से, खरगोश से ना, तो ये अनेकों प्रकार से ऐसे जानवर हैं जो हम लोगों को ऊन की प्राप्ति होती है। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि ऊन प्राप्ति के साधन कौन कौन से साधन हैं। पहला हम लोग क्या देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे विक्यूना। अब ये विक्यूना है क्या, विक्यूना क्या है, एक प्रकार का ऊँट है। विक्यूना ऊँट क्या है, एक प्रकार का विक्यूना क्या है, एक प्रकार का ऊँट है। इसके बाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके बाल उच्च कोटि के होते हैं ना, इसके बाल उच्च कोटि के होते हैं। इसके बाल क्या होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं। यह इससे सबसे विक्यूना ऊँट से, अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही इस पर डिस्कशन किए थे कि विक्यूना ऊँट से सबसे महंगा कोट मिंक कोट बनाया जाता है। तो ये इसके बाल जो होते हैं उच्च कोटि के होते हैं, इससे सबसे महंगा कोट मिंक कोट बनाया जाता है। तो इससे सबसे महंगा कोट मिंक कोट बनाया जाता है। और जो कि किससे प्राप्त होता है, कि विक्यूना से प्राप्त होता है। ये पेरू प्रदेश, या ये कहाँ से, पेरू प्रदेश, या कहाँ से, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा
हमने क्या देखा, विक्यूना ऊँट से क्या, इससे सबसे महंगा कोट मिंक कोट बनाया जाता है और कहाँ पाया जाता है कि पेरू प्रदेश या दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अब हम लोग सेकंड नंबर पे देखेंगे क्या, अंगोरा बकरी। दूसरा क्या है, अंगोरा। देखिए अंगोरा जो है, इसके आगे आप लिख लीजिए कि बकरी, एक अंगोरा और होती है, वो क्या होती है, खरगोश। तो पहले हम लोग बकरी के बारे में पढ़ रहे हैं। अंगोरा बकरी ये जो है उच्च कोटि के होते हैं, ये उच्च कोटि के, इससे मिले बाल जो होते हैं वह कैसे होते हैं, इससे मिले बाल को क्या बोलते हैं, मोहेर कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि मोहेर किसे कहते हैं, मिंक कोट किससे प्राप्त होता है। मिंक कोट जो है विक्यूना ऊँट से प्राप्त होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ देखे जाते हैं, पेरू प्रदेश या दक्षिण अमेरिका में देखे जाते हैं। और क्या होता है, ये सबसे महंगा कोट होता है। अगर पूछ लिया जाए मोहेर किस जानवर के से मिले बाल को या बने हुए को क्या बोलते हैं, मोहेर बोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो अंगोरा बकरी होती है वो उससे जो मिले बाल होते हैं वो उच्च कोटि के होते हैं और उससे मिले बाल को क्या बोलते हैं कि मोहेर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोहेर कहते हैं। ये यूएसए, ये कहाँ पर, यूएसए और कहाँ कि अफ्रीका, यूएसए और अफ्रीका में पाए जाते हैं। और इसकी भी गुणवत्ता जो होती है ना, ये भी इसकी भी क्वालिटी जो होती है वह अच्छी होती है। ये भी क्या होता है, उच्च क्वालिटी का होता है, उच्च क्वालिटी का होता है। तो हम लोगों ने विक्यूना ऊँट और अंगोरा बकरी के बारे में देखा। अब हम लोग क्या देखते हैं तीसरे नंबर पे, मेरिनो। मेरिनो क्या है, एक प्रकार का भेड़ है। तीसरे नंबर पे क्या देखते हैं, मेरिनो भेड़। ये क्या है, इससे सर्वोत्तम प्रकार के मतलब अच्छी क्वालिटी की क्या होते हैं कि मेरिनो से ऊन की प्राप्ति होती है। इससे अच्छी गुण वाली ऊन की प्राप्ति होती है। तो इससे अच्छी गुण वाली ऊन की प्राप्ति होती है। और क्या होती है कि ये कहाँ पाया जाता है, ये यूरोप में पाया जाता है। अब चौथे नंबर पे हम क्या देखेंगे, कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी जो होती है ये उच्च कोटि की होती है। कहाँ की, उच्च कोटि की होती है और तिब्बत, हिमालयी आदि पहाड़ी इलाकों पे ये बकरी पाई जाती है। क्या, तिब्बत, हिमालयी और कहाँ पर, पहाड़ी इलाकों पर पाए जाते हैं। और क्या होता है कि इस ऊन में दो परतें होती हैं। कैसे, इस ऊन में दो परतें होती हैं। इस ऊन में क्या होती है, दो परतें होती है। व्यावसायिक दृष्टि से इसे क्या कहा जाता है, पश्मीना कहते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से पश्मीना कहते हैं। तो हम लोगों ने विक्यूना ऊँट के बारे में पढ़ा। विक्यूना ऊँट क्या होता है, इससे क्या होता है, इसके बाल जो होते हैं उच्च कोटि के होते हैं। इससे क्या, सबसे महंगा कोट मिंक कोट बनाया जाता है। फिर अंगोरा बकरी के बारे में हमने देखा, उच्च कोटि के, इससे मिले बाल को क्या बोलते हैं, मोहेर बोलते हैं। मेन यही है कि मोहेर बोलते हैं। ये यूएसए और अफ्रीका में पाया जाता है और वो पेरू और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। मेरिनो भेड़ की बात करेंगे तो इससे अच्छी क्वालिटी के ऊन की प्राप्ति होती है। ये यूरोप में पाया जाता है। कश्मीरी बकरी की बात करेंगे तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, उच्च कोटि की होती है और पहाड़ी इलाके, जो हिमालयी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और व्यावसायिक दृष्टि से इसे क्या बोलते हैं, पश्मीना कहते हैं। तो हम लोगों ने कश्मीरी बकरी, ये चार हम लोगों ने देखे, विक्यूना, अंगोरा, मेरिनो।
और जिसमें से विक्यूना ऊँट है, अंगोरा बकरी है, मेरिनो भेड़ है, कश्मीरी बकरी है ना। अब आगे देखते हैं। लामा, लामा क्या है? ऊँट है ना। लामा जो है ये ऊँट है और क्या है कि ये घुंघराले पीले रंग का क्या होता है? ऊन, इससे घुंघराले पीले रंग का ऊन बनता है। घुंघराले पीले रंग का ऊन बनता है। तो इससे घुंघराले पीले रंग का ऊन बनता है। इसमें क्या होती है? ऊन में दो परतें होती हैं। इसमें ऊन में दो परतें होती हैं। इसमें ऊन में क्या होती हैं? दो परतें होती हैं। ऊपरी परत जो होती है वो निम्न कोटि की और जो अंदर की परत होती है वो उच्च कोटि की होती है। ऊपरी परत कैसी होती है? निम्न कोटि की, निम्न कोटि की, क्योंकि जो सारा सामना धूल मिट्टी और कई जानवरों के बीच में ये रहती है ना, तो धूल मिट्टी धूप मतलब जैसे वातावरण में ये रहेंगी तो क्या है कि ऊपरी परत जो होती है वो इसलिए निम्न कोटि की हो जाती है। ऊपरी परत निम्न कोटि की और आंतरिक उच्च कोटि की होती है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? लामा ऊँट के बारे में देखा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऐसे जानवर हैं जो क्या दोनों ऋतुओं में पले बढ़े होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं दो कुंभ वाला ऊँट। दो कुंभ वाला ऊँट ये क्या है? ये दोनों ऋतुओं में पले बढ़े रहते हैं। दोनों ना, दो कुंभ वाला ऊँट क्या होता है? क्या होते हैं कि जो दो कुंभ वाले ऊँट होते हैं दोनों ऋतुओं में, इससे जो बनने वाले वस्त्र होते हैं हम दोनों ऋतुओं में पहन सकते हैं। गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते हैं और ठंडक में गर्मी का एहसास दिलाते हैं। दोनों ऋतुओं में पहनने वाले वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं। दोनों पहनने वाले वस्त्र तो इससे दोनों ऋतुओं में पहनने वाले वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं। और क्या है? इसे क्या दो कुंभ वाले ऊँट को वैक्टियन ऊँट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे वैक्टियन ऊँट भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वैक्टियन ऊँट भी कहता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में। अब बात करेंगे किसकी? अल्पाका। यह किसकी? यह लामा की प्रजाति का होता है। यह लामा की प्रजाति का होता है। यह भी क्या है? यह भी ऊँट है। ऊँट है ना। तो ये लामा की प्रजाति का होता है, ये भी ऊँट है। इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? रोएदार होते हैं। इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं रोएदार होते हैं। और क्या होते हैं? इससे कोट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कोट बनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? ये लामा देखा। लामा क्या है? ये मतलब ये एक प्रकार का ऊँट है और ये जो मतलब अल्पाका है ये भी एक प्रकार की ऊँट है। तो लामा जो होते हैं इससे जो मतलब इससे घुंघराले पीले रंग के
ऊन बनता है ना, किस कलर का, पीले रंग का ऊन बनता है। इसमें ऊन की 2 परतें होती हैं। जो ऊपरी परतें होती हैं यानी बाहरी परत जो होती है वह क्या होती है कि कमज़ोर होती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, निम्न क्वालिटी की होती है। और आंतरिक परत की बात करें तो ये उच्च क्वालिटी की होती है, उच्च कोटि की होती है। अब 2 कुंभ वाले ऊँट की बात करेंगे तो इसे 2 कुंभ के ऊँट को, मतलब कि जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं, जो वस्त्र हम लोग पहनेंगे 2 कुंभ वाले ऊँट को के वस्त्र से बने वस्त्र को, वो गर्मी में ठंडक यानी दोनों ऋतुओं में पहनने वाले वस्त्र इसे तैयार किए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, बैक्ट्रियन ऊँट भी कहते हैं। अब ये कहाँ पाया जाता है, यूरोप में। अल्पाका की बात करेंगे तो ये लामा की प्रजाति की होती है। यह भी क्या है, ऊँट है। इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वह रोएदार होते हैं और इससे क्या बनता है, कोट बनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इतना देखा, अब अल्पाका के बाद हम लोग देखेंगे अंगोरा खरगोश। अंगोरा ये क्या है, एक प्रकार का खरगोश है। अभी हम लोगों ने देखा था तो अंगोरा को बकरी देखा था, अंगोरा बकरी थी। अब देखेंगे अंगोरा खरगोश। इससे रेशे चमकदार और मुलायम होते हैं। इससे रेशे चमकदार और मुलायम होते हैं। तो इससे क्या होंगे, इससे रेशे जो होते हैं वह चमकदार और मुलायम होते हैं। तो हम लोगों ने ये पूरा क्या है, ऊँट के कहाँ से प्राप्ति होती है कि ऊँट से आप देख रहे हैं ऊन के बारे में, खरगोश से। अल्पाका क्या है, ये भी ऊँट की प्रजाति का है। 2 कुंभ वाला ये भी क्या है, ये भी ऊँट है ना, इसे बैक्ट्रियन ऊँट भी कहते हैं। इसे दोनों ऋतुओं में पहनने वाले वस्त्र बनाए जाते हैं। और क्या, लामा जो है ये भी घुंघराले पीले रंग का ऊन होता है और इसमें 2 परतें होती हैं। जो बाहरी परत होती हैं वह क्या होती हैं, उच्च कोटि की नहीं, निम्न कोटि की होती हैं। जो आंतरिक परत होती हैं वो उच्च कोटि की होती हैं। अंगोरा खरगोश है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। वेदर क्या है और क्या है कि हम लोगों ने मैमन, लैले का ऊन किसे कहते हैं, किस मंथ से प्राप्त होता है कि उसे लैले का ऊन बोलते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी। कारपेट वूल देखा, कोटी वूल देखा, वर्जिन वूल देखा, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो ऊन का उत्पादन क्रम है, जैसा कि हम लोगों ने कॉटन में पढ़ा, सिल्क में पढ़ा, हम लोगों ने लिनन में पढ़ा, वैसे ही सेम इसका भी तरीका है। तो क्या, ऊन का उत्पादन क्रम, ऊन का उत्पादन क्रम। तो ऊन का जो उत्पादन क्रम है इसके बारे में देखेंगे कि पहले क्या की जाती है। पहले जो होती है वो शेयरिंग की जाती है। इसको क्या बोलते हैं, कताई ना, कताई होती है, मतलब भेड़ से ऊन को निकालना, ये क्या कहलाता है। उसमें क्या था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हार्वेस्टिंग कर रहे थे ना, उसको इकट्ठा कर रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे, उसको बो रहे थे, हार्वेस्टिंग कर रहे थे ना, फिर गिनिंग कर रहे थे, किसमें, कपास में, सारी चीज़ें उसमें थी, उसको अलग थी। लेकिन इसमें बोना नहीं है, इसमें आपको बोना नहीं है। इसमें क्या करना है कि जानवरों के शरीर से बाल को निकालना है, चाहे वो मरी हुई भेड़ हो, चाहे वो जीवित भेड़ हो, चाहे आप पहली बार निकाल रहे हैं, चाहे जो भी विधि से आप निकाल रहे हैं। तो वो क्या है कि शेयरिंग यानी कताई, भेड़ से उनको निकालना, भेड़ से उनको निकालना, ये क्या है, शेयरिंग है यानी कताई है। दूसरा है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है कि यानी इसमें ग्रेडिंग बोल सकते हैं या आप एंड और क्या बोल सकते हैं, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग यानी जो है कि क्या करते हैं कि रेशे की लंबाई के आधार पर ग्रेड देते हैं। कौन से रेशे अच्छे हैं, कौन से रेशे छोटे हैं, कौन से रेशे जो होते हैं वो पतले हैं, कौन से रेशे मुलायम हैं, मतलब इस सब के आधार पर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसे ग्रेड प्रदान किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं कि रेशे की लंबाई के आधार पर क्या करते हैं, ग्रेड देते हैं। रेशे की लंबाई, गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड देते हैं। तो
तो रेशे की लंबाई और गुणवत्ता के आधार पर क्या करते हैं, ग्रेड देते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, वॉशिंग। और वॉशिंग क्या है कि ये वॉशिंग एंड क्या है, स्काउरिंग। और देखिए यही क्वेश्चन पूछता है, स्काउरिंग। इसमें क्या करते हैं, काटे हुए ऊन को क्या करते हैं, धुलते हैं। और मतलब वॉशिंग मतलब धुलाई करते हैं, काटे हुए ऊन को धुलते हैं। स्काउरिंग मतलब क्या करते हैं कि इसे अशुद्धियों को हटाना, इसे क्या बोलते हैं, निघर्षण बोलते हैं। और स्काउरिंग क्या है, इसे अशुद्धियों को हटाना, इसे क्या कहते हैं, निघर्षण कहते हैं, निघर्षण कहते हैं। अब आगे देखेंगे कि क्या, कार्बोनाइजिंग। इसको रासायनिक क्रिया द्वारा यानी केमिकल मिलाकर हम क्या करते हैं कि मतलब इस तरीके से अशुद्धियाँ नहीं हट रही हैं तो केमिकल का यूज़ करके हम अशुद्धियों को हटाते हैं। तो केमिकल मिलाकर अशुद्धियों को हटाना। तो केमिकल मिलाकर क्या करते हैं, अशुद्धियों को हटाते हैं। ये क्या हो गया, कार्बोनाइजिंग हो गया। तो देखिए एक बार उनके उत्पादन क्रम को फिर से देखते हैं। यहीं से पहले हमने क्या की, शेयरिंग की, यानी जानवरों के शरीर से बाल को निकाला, भेड़ से उनको क्या करते हैं, हमने निकाला, यही क्या कहलाया, शेयरिंग। फिर ग्रेडिंग और सॉर्टिंग, रेशे की लंबाई और गुणवत्ता के आधार पर हमने क्या किए, उसके रेशे की लंबाई, उसको ग्रेड प्रदान किया। सॉर्टिंग, छटाई की, कौन से रेशे अच्छी क्वालिटी के हैं, कौन से रेशे छोटे हैं, कौन से रेशे लंबे हैं, कौन से रेशे मोटे हैं, इन सभी के बेस पर क्या हुआ, उनको अलग अलग कर दिया। उसके बाद वॉशिंग, अब रेशे जो है जानवर इतने प्रजाति के जानवरों के बीच में रहते हैं और क्या है कि इतने धूल मिट्टी सारी चीज़ों का सामना करते हैं, तो क्या करते हैं, उनको धुलना तो ज़रूरी है उनकी गंदगी को हटाने के लिए। तो काटे हुए उनको धुलते हैं और फिर क्या करते हैं, स्काउरिंग, अशुद्धियों को हटाते हैं। उसके बाद भी इतनी गंदगियाँ रहती हैं कि वो सही साफ़ नहीं होती, तो क्या करते हैं, कार्बोनाइजिंग, केमिकल मिलाकर हम लोग क्या करते हैं कि अशुद्धियों को हटाते हैं। अब कौन सी केमिकल का यूज़ करेंगे अशुद्धियों को हटाने के लिए, तो इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोराइड सल्फर, हाइड्रोक्लोराइड और सल्फर, हाइड्रोक्लोराइड सल्फर, सल्फर का यूज़ करेंगे। यानी रसायन से अब क्या करेंगे, ड्राइंग एंड ऑयलिंग, ड्राइंग एंड ऑयलिंग। तो इसको रसायन से निकाल कर क्या करेंगे, रसायन से निकाल कर सुखाएंगे। सुखाते हैं, फिर जब रसायन से निकाल कर हम उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद कोई चीज़ आप धुलते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी शाइनिंग या उसको सॉफ्टनेस देने के लिए, उसमें चिकनाहट बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, ऑयलिंग करना ना। तो क्या करेंगे, रसायन से निकाल कर हम सुखाएंगे। फिर ग्लिसरीन, जैतून, किससे, ग्लिसरीन, जैतून और क्या, सूअर, जैतून, सूअर की चर्बी, तैलीकरण करते हैं। तो हमने क्या देखा, रसायन से निकालकर उसे सुखाते हैं, फिर ग्लिसरीन, जैतून, सूअर की चर्बी के द्वारा क्या करते हैं, तैलीकरण करते हैं। ये ड्राइंग क्या हो गया, ड्राइंग और ऑयलिंग हो गया। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कॉर्डिंग। कॉर्डिंग में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, धुनाई। धुनाई छोटी छोटी मतलब जो मतलब कॉर्डिंग क्या करते हैं, धुनाई करते हैं, छोटी छोटी गंदगी को, धूल मिट्टी क्या करते हैं, उसको साफ़ करते हैं। क्या करते हैं कि साफ़ करते हैं ना। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, कॉर्डिंग किया, अब क्या करेंगे, कॉम्बिंग,
कॉम्बिंग करते हैं, क्या करते हैं, समानांतर करना या कंघी करना। तो समानांतर किया कि उसके बाद क्या करते हैं कि कंघी करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑयल लगाकर उसके बाद बाल को क्या करते हैं, उसको बाल में पहले क्या करते हैं, उसको धुलते हैं, फिर उसके बाद धुलने के बाद ऑयल लगाते हैं, फिर उसको समानांतर यानी बराबर करते हैं ना, कि जिससे वो उलझे ना, सुलझ जाए। तो सेम वही प्रोसेस इसमें है। हमने सुखाया, तेल लगाया, धुलने के बाद सुखाया, तेल लगाया, तेल लगाने के बाद हमने कॉर्डिंग की यानी धुनाई की, फिर कॉम्बिंग यानी समानांतर किया। क्या हो गया, देखिए ड्राइंग हो गया। ड्राइंग मतलब हो गया क्या, खींचना ना, खींचना। उसके बाद क्या हो गया, रोलिंग। रोलिंग मतलब क्या हो गया, घुमाना। घुमाना मतलब क्या होता है, ऐंठन देना ना, ऐंठन देना यानी ट्विस्ट करना। इस तरीके से हम लोग घुमा कर उसको ट्विस्ट करते हैं कि धागा तो इसी तरीके से बनाया जाता है। तो अब क्या हो गया, एक धागा बनकर तैयार हो गया। अब धागा को क्या करेंगे, हम कपड़ा बुनेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वीविंग करेंगे। क्या करेंगे, वीविंग। वीविंग करना यानी क्या करते हैं कि बुनाई करना, बुनाई करना। अब उसके बाद वीविंग के बाद क्या करेंगे कि ब्लीचिंग करेंगे। क्या, ब्लीचिंग करेंगे, या आप बोल सकते हैं कि ब्लीचिंग करेंगे। उसके बाद ब्लीचिंग करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद डाइंग करेंगे। डाइंग करेंगे। डाइंग करने के बाद क्या करते हैं कि डाइंग करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, फिनिशिंग। फिनिशिंग करेंगे। तो देखिए इसमें प्रिंटिंग वगैरह नहीं है, तो क्योंकि ये क्या होगा कि इसमें परिचर्या की जाएगी, कोई प्रिंट नहीं। हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, वूलन कपड़े तैयार कर रहे हैं, वूलन तैयार कर रहे हैं, ऊन तैयार कर रहे हैं। ऊन का उत्पादन क्रम कैसे होता है इसको हम लोगों ने समझा। और देखिए इसी में से कोई 4 पूछ लिया जाएगा कि पहले दे दिया जाएगा ड्राइंग, उसके बाद दे दिया जाएगा ग्रेडिंग, फिर दे दिया जाएगा कॉम्बिंग, फिर दे दिया जाएगा क्या कि ड्राइंग। तो उसके बाद अब आपको यही सीरियल क्रम में लगाना रहेगा। जब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तभी आप क्या है इसको सीरियल से लगा पाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या समझा कि ऊन का उत्पादन क्रम पहले क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे यानी कताई करेंगे। और कताई मतलब क्या होता है कि हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे कि मतलब भेड़ से क्या करेंगे, ऊन को निकालेंगे। कोई हम लोग बीज तो बो नहीं रहे हैं कि आपको उसको उखाड़ना है, इकट्ठा करना है। हम लोग भेड़ के शरीर से क्या करेंगे, उनको निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ग्रेडिंग देंगे। जब हम लोगों ने निकाला तो कोई छोटे छोटे बाल होंगे, कोई शरीर पे, कोई बड़े होंगे, कोई मोटे होंगे, कोई पतले होंगे, तो इस तरीके से होंगे। उनको ग्रेड देकर सॉर्टिंग करेंगे, उनकी छटाई करेंगे ना, उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनको ग्रेड देंगे कि ये मतलब ये अच्छी क्वालिटी के है और ये क्या है, निम्न क्वालिटी का है। तो उसको ग्रेड देने के बाद उनकी क्या करेंगे, हम लोग छटाई करेंगे। छाट कर जो अच्छे लंबे रेशे हैं उनको एक साइड रखेंगे, जो खराब रेशे होते हैं उनको एक साइड रखते हैं। तो ये क्या हो गया कि जैसे कि आप देखते होंगे कि जब आप लोग ये मक्का जब होता है ना, जब वो सूख जाता है तो उसको जब घर पे वो आता है तो उसको क्या करते हैं कि उसको छीलने के बाद जो क्या करते हैं कि उसको मतलब उसमें जो मतलब उसके छिलके को बांध के आपस में उसको घर में टांगते हैं ना, या कहीं इकट्ठा करके उसको रखते हैं। गांव में आप लोग देखते होंगे या आप लोग जो है आप लोग के घर पे होता होगा। तो उसमें क्या है, जो अच्छे अच्छे बाल होते होंगे, जो अच्छे अच्छे भुट्टे होते होंगे, उनको क्या करते हैं, उनको आपस में इकट्ठा कर देते हैं। उनको कहते हैं कि इनको रख दीजिए पहले ना, इनको अलग कर दीजिए, इनको आपस में अलग बना लीजिए। जो खराब होते हैं उनको छील डालते हैं। तो ये क्या है कि जिसको मतलब कीड़े मकोड़े ये सब खाए हैं
तो वो अलग कर लिया जाता है। तो सेम आप उसी तरीके से कुछ समझिए कि वो क्या है कि जो अच्छे गुणवत्ता वाले रेशे हैं, जो रेशे अच्छे हैं उनको अलग कर लिया गया है, और जो रेशे खराब है, जो छोटे हैं, जो मोटे हैं, उनको अलग कर लिया गया है। और उसके बाद क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे। अब क्या करेंगे, रेशे जो शरीर पे इतने लोगों के बीच वो जानवर रहते हैं, इतनी प्रजाति के जानवर होते हैं, जंगलों में घूमते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, इतनी धूल मिट्टी रहती है, तो उनको धुलना, जब आप निकाल लिए तो धुलना तो ज़रूरी है। तो जब आप क्या करेंगे, उनको धुलेंगे ना, धुलने के बाद वॉशिंग, फिर स्काउरिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे कि उनकी अशुद्धियों को हटाएंगे। लेकिन इतनी आसानी से अशुद्धियाँ कहाँ हटती हैं, आप देखिए उनके शरीर पे। हम लोग क्या करते हैं, अपने बाल को आप हफ्ते में 2 दिन धुलते हैं, शैम्पू लगाते हैं, तेल लगाते हैं ना, तब तो आपके बाल इतने अच्छे रहते हैं। तब भी आप देखिए उस तरीके से बाल, मतलब सोचते हैं कि इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद बाल उस तरीके से नहीं रहते हैं। तो क्या है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो वो क्या है, वो लोग धुल रहे हैं, वो लोग शैम्पू कर रहे हैं, वो लोग ऑयल लगा रहे हैं, कुछ नहीं ना। और उनके शरीर से खींच के हमको क्या, एक वस्त्र बनाना है, क्या तैयार करना है, वस्त्र बनाना है। तो क्या करते हैं कि वॉशिंग एंड क्या करते हैं कि स्काउरिंग करते हैं, काटे हुए उनको धुलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, धुलने के बाद धुलने के बाद क्या करेंगे कि अशुद्धियों को हटाएंगे ना। अब अशुद्धियों को हटाने के बाद क्या करेंगे, कार्बोनाइजिंग। जब वो तब भी नहीं साफ़ होते हैं तो केमिकल मिलाकर उसके बाद अशुद्धियों को हटाएंगे। तो कौन सी केमिकल का यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड और सल्फ़र का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब केमिकल से निकाल कर हम लोग उसे ड्राइंग सुखाएंगे और क्या करेंगे, तेल लगाएंगे ना। अब वो तेल जो है ग्लिसरीन है, और क्या है कि जो सूअर की चर्बी है, जैतून है, इन सब चीज़ से उसको क्या करेंगे, तैलीकरण करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कार्डिंग करेंगे, यानी धुनाई करते हैं, और उसमें जो अशुद्धियाँ हैं उनको हटाने के लिए फिर क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग मतलब उसको कंघी करते हैं। कंघी करने के बाद क्या करते हैं, उसको समानांतर जब वो बराबर हो जाता है तो उसको टांगते हैं ना, कहीं टांग देंगे जिससे वो दोबारा उलझे नहीं। ड्राइंग करते हैं, खींचते हैं, पहले उसको कंघी कर समानांतर कर उसे खींच कर, उसके बाद क्या करते हैं, रोलिंग करेंगे, घुमाएंगे, ऐठन देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वीविंग करेंगे, बुनाई करेंगे। फिर क्या करेंगे कि ब्लीचिंग करेंगे। जो भी उस पर दाग धब्बे, मतलब इतनी प्रोसेस के दौरान जो अगर थोड़ी बहुत कुछ दाग धब्बे लगे हों उनको ब्लीच के द्वारा हटाएंगे। फिर डाइंग करेंगे ना, फिर डाइंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, मतलब रंगेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, परिसज्जा करेंगे। तो शेयरिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, वॉशिंग एंड स्काउरिंग, कार्बोनाइजिंग, उसके बाद ड्राइंग एंड ऑयलिंग, फिर कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग, फिर उसके बाद क्या है, देखिए ये ड्राइंग और ये क्या है, ये दूसरा है। इसको क्या सुखाना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, खींचना। ड्रा मतलब खींचना। उसके बाद ये क्या है, रोलिंग। उसके बाद क्या है, वीविंग, ब्लीचिंग, फिनिशिंग। तो ये पूरा क्या है, उनका एक उत्पादन क्रम है, एक प्रक्रिया है ना। ऊन इतने प्रोसेस के बाद जाकर बनकर तैयार होता है। अच्छा, अब हम लोगों ने ऊन बनकर तैयार हो गया। और हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि 3 नंबर से ऊन जो होता है, 3 नंबर उसके होते हैं। एक क्या होता है, कहाँ का ऊन जो होता है वो अच्छा होता है, कहाँ का ऊन जो होता है वो सेकंड नंबर पे होता है, कहाँ का ऊन जो होता है वह शरीर पर जो बाल होते हैं उससे जो ऊन बनाए जाते हैं वो 3rd नंबर पर होता है। तो देखिए, अगर जब गले और कंधे, कहाँ, गले और कंधे का ऊन जो होता है सबसे अच्छा होता है, का ऊन सबसे अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, सिर के और पीठ के दूसरे नंबर पर होता है। जो मतलब सिर के और पीठ के ऊन होते हैं वह दूसरे नंबर, सेकंड नंबर पर होता है। अब तीसरे नंबर की बात करेंगे तो बाकी जगहों का ऊन अगर आप निकालते हैं, मतलब वहाँ से ऊन बनाते हैं, तो वो तीसरे नंबर का होता है। बाकी प्राप्त ऊन तीसरे नंबर। तो
गले और कंधे का ऊन सबसे बेस्ट होता है, सिर का और पीठ का जो होता है वो सेकेंड नंबर पर होता है, बाकी जगहों का वो एकदम लास्ट जो मतलब आप थर्ड नंबर का ऊन उससे प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि ये हम लोगों ने देखा काफ़ी चीज़ें, ऊन प्राप्ति के साधन कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कितने तरीके से, किस किस एज में प्राप्त होते हैं, कब किस एज में हम प्राप्त करते हैं कि उसे लैले का ऊन बोलते हैं, किसको प्राप्त होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं कि मतलब जो 14 मंथ के होते हैं वेदर बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ऊन के जो हम लोग क्या देखेंगे, ऊनी कपड़े के प्रकार। तो हम लोग क्या है, हम लोग क्या पहनते हैं कि हम लोग वूलन कपड़े पहनते हैं ना, लेकिन वूलन का भी आप एक समझ लीजिए उससे भी ऊंचा एक उससे भी बड़ा कोई है ना, कि जो बहुत महंगा होता है और वो हम लोग खरीदते भी नहीं, हम लोग उसके बारे में जानते भी नहीं, हम लोग उसको पहनते भी नहीं हैं ना, बहुत महंगा होता है। क्या होता है कि पहले हम देखेंगे ऊनी कपड़े के प्रकार। अभी हम लोग की बात आती है तो हम लोग कहते हैं वूलन कपड़े खरीद लो ना, हम लोग ये मतलब इसे हम लोग ऐसे मतलब कॉटन लेते हैं, रेशम लेते हैं, मतलब लिनन लेते हैं, लेकिन ऊने कपड़े की बात आएगी तो वूलन कपड़े खरीद लो, वूलन ले लो। लेकिन इसमें क्या होते हैं ऊने कपड़े के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक क्या हो गया, पहला क्या हो गया कि वॉस्टेड हो गया, दूसरा क्या हो गया कि वूलन हो गया। तो हम लोग क्या पहनते हैं, यही पहनते हैं, और इससे बेस्ट क्वालिटी इसकी होती है, ये बहुत महंगा होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ये उच्च गुणवत्ता वाला होता है। ये क्या होता है, उच्च गुणवत्ता वाला। उच्च गुणवत्ता वाला होता है, अधिक बटा हुआ होता है, और क्या चमक अच्छी होती है। अगर भारीपन और हल्केपन की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, हल्का होता है ना। और इसमें लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई इसमें अधिक होती है, और हम लोग जानते ही हैं कोई भी रेशे होते हैं वह अगर लंबे होते हैं तो वो अच्छे होते हैं, तो लंबाई जो होती है वह अधिक होती है। कितनी होती है लंबाई इसकी, कितनी, 5 से 20 सेंटीमीटर होती है, 5 से 20 सेंटीमीटर। और अब देखेंगे कि आराम होता है, आरामदायक, टिकाऊ, आरामदायक टिकाऊ होता है। इसमें जो होती है कॉर्डिंग और कॉम्बिंग हुई रहती है, इसमें कॉर्डिंग कॉम्बिंग हुई रहती है ना। अच्छे ऊन से कौन से कपड़े बनाए जाते हैं, वॉस्टेड ऊन बनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि वॉस्टेड ऊन होता है, ऊन के प्रकार में 2 प्रकार, एक वॉस्टेड हो गया है, दूसरा वूलन। अब वूलन की बात करेंगे, सारा इसका अपोजिट होता है ना। तो इसमें क्या होती है, इसमें ऐंठन जो होती है ये अधिक बटा हुआ होता है, इसमें ऐंठन जो होती है वह कम होती है, इसमें ऐंठन कम होती है ना, इसमें ऐंठन कम होती है। और ये क्या होता है, ये सतह जो होता है मुलायम और रोएदार और मोटी सतह वाला होता है, मुलायम, रोएदार और मोटी सतह वाला। तो मुलायम हो गया, रोएदार हो गया और मोटी सतह वाला होता है वूलन कपड़े। और क्या होगा, कम मजबूती होगी, कम मजबूती, चमक कम होगी, लंबाई कम होगी, कम आरामदायक होगा, और क्या भारी, जो वॉस्टेड से क्या होगा, वॉस्टेड से यानी इससे जो होता है यह भारी होगा।
ऊनी कपड़े के प्रकार को देखा। एक क्या था कि मतलब पहला क्या था कि वर्स्टेड और दूसरा क्या था वूलन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वूलन से ज़्यादा महंगा क्या होता है, वर्स्टेड होता है। और वर्स्टेड जो होता है ये इसमें क्या होता है कि ये बहुत लंबा रेशा होता है। जो लंबे रेशे होते हैं ये महंगे होते हैं, मुलायम होते हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों से क्या होते हैं, जो रेशे अच्छे होते हैं, उच्च क्वालिटी के होते हैं, उससे क्या वर्स्टेड बनाए जाते हैं। तो और बात करें तो अगर हम लोग कैसे वूलन, हम लोग कैसे वस्त्र लेते हैं, तो वो जो ऊनी कपड़े होते हैं वो वूलन होते हैं। तो अब बात करेंगे, जैसे हम लोग सारी चीज़ों की रेशों की विशेषताएं पढ़ रहे थे, और विशेषताएं जो दो होती हैं, एक भौतिक विशेषताएं, दूसरी रासायनिक विशेषताएं। तो रेशे की विशेषताएं और ये दो होती हैं। एक क्या होती है, पहली भौतिक विशेषताएं। तो हम लोग उसी तरीके से पहले भौतिक विशेषताओं को देखेंगे, बाद में क्या हम लोग देखेंगे कि रासायनिक विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं कि जैसा कि हम लोगों ने संगठन में देखा, संगठन में ये किससे किससे बना, इसमें क्या क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और क्या, सल्फर होता है। कार्बन की मात्रा को देखेंगे तो ये 50% होता है। हाइड्रोजन की मात्रा को देखेंगे तो ये कितना परसेंट होता है, ये 7% होता है। और ऑक्सीजन की मात्रा को देखेंगे तो ये 20 से 25% होता है ना, ये 22 से 25% होता है। और नाइट्रोजन को देखेंगे तो ये कितना, 16% होता है। सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र जो होता है ये 4% होता है। इसको हम लोगों ने पहले भी देखा। तो कार्बन 50, हाइड्रोजन 7% और क्या है, ऑक्सीजन ये 22 से 25% और नाइट्रोजन 16%, सल्फ़र जो है वो 4% होता है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसका कि क्या है कि इसमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता ज़्यादा होती है। इसमें मतलब जो वून होते हैं इसमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता ज़्यादा होती है। स्कंदता ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता ज़्यादा होती है ऊनी में, और जो ऊन होते हैं। अच्छा, अब आप इसमें क्या देखते हैं कि इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। किसमें, ऊन में जो होते, ऊनी कपड़े जो होते हैं उसमें क्या, सिलवटें नहीं पड़ती हैं। और क्या होता है कि संरचना, तो हम लोगों ने देखा ना कि इसको अगर देखेंगे तो इसका जो ये बहुकोषीय होता है, माइक्रोस्कोप से देखने पर यह बहुकोषीय होता है। और इसकी जो मतलब किनारे की परत होती है, तो वह जो किनारे इसके होते हैं वह कैसे होते हैं कि टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। तो ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना कैसी होती है, संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। और क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी से ये मतलब हम लोगों ने समझा कि इसको देखने पर इसके 3 परतें दिखाई देती हैं। जब इसकी अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो इसमें 3 परतें दिखाई देती हैं ना, कौन कौन सी, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला। जो ऊपरी परत होती है उसको क्यूटिकल बोलते हैं, और जो बीच की परत होती है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो आंतरिक परत होती है उसे मेडुला बोलते हैं। तो ये क्या है, ये क्यूटिकल है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। तो अब देखते हैं कि इसमें 3 सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं, यहीं पर हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। क्यूटिकल के 3 भाग होते हैं, या क्यूटिकल को और किस नाम से जानते हैं, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो होते हैं ये इसकी 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है क्या कि क्यूटिकल, और दूसरे को क्या बोलते हैं कि एक्सोक्यूटिकल, तीसरों को क्या बोलते हैं, सब क्यूटिकल। तो क्या एपी क्यूटिकल,
एक्सोक्यूटिकल और सब क्यूटिकल, ये 3 क्यूटिकल हो गए। क्यूटिकल हमने क्या समझा कि सिलवटें जो ऊनी कपड़े होते हैं उस पर सिलवटें नहीं पड़ती। अभी हम लोग इसको भी देखेंगे कि इस पर जो आयरन का प्रभाव जो होता है वह आयरन का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है, इस पर धूप का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है ना। तो सिलवटें जो है इस पर नहीं पड़ती हैं, संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है। और अगर इसकी जो 3 परतें जो दिखाई देती हैं अनुप्रस्थ काट में वह कौन कौन सी होती है? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। क्यूटिकल की 3 परतें होती हैं, इसको एपिडर्मिस भी बोलते हैं। एपिडर्मिस, एपी क्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और क्या? सब क्यूटिकल, ये 3 हो गए। और अब हम आगे देखते हैं कि रेशों की लंबाई, रेशे की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है कि बहुत कम, यानी बहुत कम, कितनी? 1 से 4 इंच या 1 से 7 इंच होती है। 1 से 4 इंच या 1 से 7 इंच होती है। और क्या? प्राकृतिक जगत का यह सबसे कमज़ोर रेशा है। प्राकृतिक जगत का सबसे कमज़ोर रेशा है। और क्या कि गीली अवस्था में होने पर यह अपनी 25% जो होती है कि गीली अवस्था होने पर यह ऊन जो है, ऊन की मजबूती 25% कम हो जाती है। तो गीली अवस्था में होने पर ऊन की 25% मजबूती कम हो जाती है। तो जब गीली अवस्था में होगी तो ऊन की मजबूती कितनी कम हो जाएगी? 25% जो होती है वह कम हो जाती है। और रंग जो होता है इसका कैसा होता है? रंग सफ़ेद और ग्रे, सफ़ेद और क्या? ग्रे कलर होता है ना। और उनका सफ़ेद से ग्रे होता है, सफ़ेद से ग्रे कलर होता है। और क्या? चमक जो होती है अच्छी होती है, चमक अच्छी। घर्षण का प्रभाव जो है वह बुरा पड़ता है। घर्षण का प्रभाव जो होता है वह बुरा पड़ता है। ताप का यह कुचालक है, ताप का कुचालक है। लेकिन हम लोगों ने जब लीनन और कपास की बात की थी तो वो दोनों रेशे क्या थे? ताप के सुचालक थे। ये क्या है? ताप का कुचालक है। और क्या है कि धूप का प्रभाव इस पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। धूप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, धूप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ऊन का रंग जो है धूप लगने से ऊन का रंग उड़ जाता है, रेशा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो धूप लगने से ऊन का रंग उड़ जाता है, रेशा कमज़ोर हो जाता है, रेशा कमज़ोर हो जाता है। और इस पर जो है आयरन का प्रभाव बुरा पड़ता है। इस पर आयरन का प्रभाव बुरा पड़ता है। और सिकन प्रतिरोध का गुण जो होता है, इस पर सिकन प्रतिरोधक का गुण अच्छा होता है। यानी इस पे सिलवटें जो होती हैं नहीं पड़ती हैं। अभी हम लोगों ने यहीं पर देखा कि सिलवटें इस पे नहीं पड़ती हैं। तो ये क्या है? ये पूरा, और इसमें लचीलापन यानी प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता ज़्यादा होती है। मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए लचीलापन होगा ना, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इसमें लचीलापन होगा। और बात की जाए कि इसमें जो है कि प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी का गुण होगा। और क्या होगा कि देखिए इसको जब भी आप मतलब इसको जब दबाएंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद अपने हाथ उसके बाद उसको जब आप हाथ हटा लेंगे, किसी चीज़ से दबाएंगे, फिर हाथ को हटा लेंगे, फिर वो अपना स्थान पुनः ले लेगी। तो ये क्या है कि ये सब उनमें ये सब गुण पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि भौतिक विशेषताएँ में संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर भी होता है। क्योंकि नाइट्रोजन तक तो ये किस में पाया जाता है?
रेशम में, और कार्बन जो है 50%, हाइड्रोजन 7% और ऑक्सीजन जो है वो 22 से 25% और नाइट्रोजन जो है 16% और क्या सल्फर जो है वो 4% होता है। तो उसके बाद इसमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता ज़्यादा होती है। सिलवटें इसमें नहीं पड़ती। आयरन का प्रभाव बुरा पड़ता है। इस पर धूप जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है धूप का, इससे कलर जो है उसका उड़ जाता है। और क्या होता है, घर्षण का प्रभाव बुरा पड़ता है। इसकी 3 परतें होती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। रेशे की लंबाई के बारे में हमने देखा, ताप के ये कुचालक होते हैं। गीली अवस्था में होने पर ये अपनी 25% मजबूती को क्या कर देता है, खो देता है या कम हो जाती हैं। रंग सफ़ेद से ग्रे होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ये भौतिक विशेषताएं पढ़ी। अब हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक विशेषताओं के बारे में। तो रासायनिक विशेषताएं इसकी क्या हैं, इसको देखेंगे। रासायनिक विशेषताएं। अब इसकी रासायनिक विशेषताएं क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अम्ल का प्रभाव पढ़ रहे थे, क्षार का प्रभाव। तो हम लोगों ने जब कॉटन और लिनन पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, क्षार का प्रभाव जो है वो अच्छा पड़ रहा था। लेकिन इसमें अम्ल का प्रभाव जो है, ये प्रोटीन, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन जगत के रेशे हैं। अम्ल का प्रभाव अच्छा और क्षार का प्रभाव जो है वो बुरा पड़ेगा। और क्या होगा, अम्ल, इसमें वूल को रंगने के लिए एसिडिक डाई का प्रयोग करते हैं। वूल को रंगने के लिए एसिडिक डाई का प्रयोग करते हैं। वूल को रंगने के लिए एसिडिक डाई का प्रयोग करते हैं। इस पर रंग जो है आसानी से चढ़ जाता है, इस पर रंग आसानी से चढ़ जाता है। और इस पर हम घरेलू ब्लीच का यूज़ करते हैं। इस पर घरेलू ब्लीच का यूज़ करते हैं। और वो घरेलू ब्लीच कौन से है, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड है, दूसरा क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। पहला क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट। ये दो क्या हैं, ये दो ब्लीच हैं। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। इस पर अगर बात की जाए तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ नहीं करते हैं ना। और एक चीज़ें हैं कि इस पर पसीने का प्रभाव जो है वो बुरा पड़ता है। देखिए, फफूंद जो है इस पर नहीं लगते हैं, परंतु क्या, कीड़े लगते हैं। फफूंद नहीं लगते हैं, कीड़े लगते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो जंतु जगत से प्राप्त रेशा है ना, तो जो प्राणिज जगत से प्राप्त रेशे होते हैं उस पे क्या, उस पे जो प्राणिज जगत के प्राप्त रेशे होते हैं उस पे फफूंद नहीं लगते हैं, कीड़े लगते हैं। और अगर वानस्पतिक जगत का होता तो कीड़े नहीं लगते, फफूंद लगते। तो ये क्या है, पूरा रासायनिक है। हमने क्या देखा कि अम्ल का प्रभाव अच्छा, क्षार का प्रभाव बुरा पड़ता है। वूल को रंगने के लिए एसिडिक डाई का यूज़ करते हैं। इस पर रंग जो है आसानी से चढ़ जाता है। इस पर घरेलू ब्लीच का यूज़ करते हैं। वह घरेलू ब्लीच कौन है, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड है, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट है। फिर उसके बाद बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ नहीं किया जाता है। पसीने का प्रभाव जो होता है वह बुरा पड़ता है। फफूंद जो है नहीं लगते हैं, कीड़े इस पर लगते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पूरी मतलब इसकी रासायनिक विशेषताएं हो गई। हमने क्या देखा, भौतिक विशेषताएं। अब हमने क्या देखा, रासायनिक विशेषताएं। अब इसके बारे में हम कुछ और मतलब जो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट और है उसको भी देख लेते हैं। क्या है कि देखिए, उनकी जो श्रेणियाँ होती हैं, वो 4 श्रेणियाँ होती हैं। उनकी
श्रेणियाँ। कितनी श्रेणी होती है? 4 श्रेणी होती है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ये 4 श्रेणियाँ होती हैं। एक एक करके इसमें समझेंगे। क्लास 1 जो होता है यह सबसे अच्छा होता है ना, सबसे अच्छा होता है। जैसे कि वस्टर्ड ऊन था, वस्टर्ड था, वूलन था। ऊन जो रेसे होते हैं वो 2 प्रकार के ऊनी रेसे होते हैं, एक वस्टर्ड है, दूसरा वूलन है। तो वस्टर्ड जो है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। उसी तरीके से क्लास 1 जो होता है वह ज़्यादा अच्छा है, बहुकोषीय होता है। क्या होता है? बहुकोषीय होता है। बहुकोषीय होता है, जिससे जितनी ज़्यादा शल्कों की संख्या होगी वह उतना ही अच्छा होगा। जिसमें जितनी ज़्यादा शल्कों की संख्या होगी वह उतना अच्छा होगा। अब क्लास 1 में शल्कों की संख्या जो कितनी है? 1000 से 3000 है। शल्कों की संख्या कितनी है? शल्कों की संख्या कितनी? 1000 से 3000 है। 3000 है। पर्याप्त मजबूती और इसमें मतलब लचीलापन भी अच्छा होता है। पर्याप्त मजबूती होती है, पर्याप्त मजबूती, उत्तम लचीलापन। रेसे की लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। रेसे की लंबाई कितनी? 1 से 5 इंच होती है ना। तो ये क्या है कि यह मतलब इसमें लंबाई अच्छी है और क्या है कि इसमें लचीलापन है। रेसे की लंबाई अच्छी है, लचीलापन है और इसमें क्या है कि शल्कों की संख्या जो है 1000 से 3000 है। और हमने क्या समझा कि इसमें शल्कों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही बेस्ट मतलब बेस्ट आप कह सकते हैं वह उतना ही अच्छा वून होगा। तो अब आगे देखते हैं, क्लास 2 की बात करते हैं। तो इसमें देखिए सारी चीज़ें क्लास 1 से इसमें सारी कम होगी, क्लास 3 में जो होगा इन दोनों से कम होगा, क्लास 4 में इन तीनों से कम होंगे। तो क्लास ये बात करते हैं तो इसमें क्या है, वेदर वूल जो दोबारा प्राप्त किया जाता है उसमें ये यूज़ किया जाता है। कौन वूल? वेदर उल ना। वेदर उल जो होता है दोबारा प्राप्त किया हुआ, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 इंच होती है। लंबाई 2 से 4 इंच होती है। शल्कों की संख्या कम होती है। शल्कों की संख्या कम होती है और इससे क्या बनाए जाते हैं? जर्सी स्वेटर बनाए जाते हैं। यह इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड से प्राप्त होता है। यह इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड से प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया? क्लास 2 हो गया। अब क्लास 3 की बात करते हैं। तो इसमें क्लास 3 में देखते हैं कि ये मरी भेड़ से प्राप्त किया जाता है। मरी हुई भेड़ से प्राप्त किया जाता है। लंबाई की बात करेंगे तो इसमें जो है वो लंबाई कितनी होती है? इसमें लंबाई 4 से 18 इंच होगी। कितनी? 4 से 18 इंच होती है। और क्या होता है कि इसमें 4 से रेसे जो होते हैं मोटे कड़े निम्न कोटि के होते हैं। रेसे मोटे कड़े निम्न कोटि के होते हैं और शल्कों की संख्या बहुत कम होती है। शल्कों की संख्या अति कम होती है या अत्यधिक कम होती है।
अत्यधिक कम होती है। अब बात करते हैं क्लास 4 की। तो इसमें क्या होता है, इसमें सल्क जो होते हैं वो होते ही नहीं हैं, इसमें सल्क होते ही नहीं हैं। और इसमें क्या होते हैं कि रेशे जो होते हैं वह बहुत अधिक मोटे होते हैं। मिली हुई जाति के भेड़ से यह बनाई जाती है। मिली हुई जाति के भेड़ से बनाई जाती है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई जो है इसकी वह कितनी होती है, 1 से 16 इंच होती है। 1 से 16 इंच होती है। इससे क्या बनाया जाता है, दरी गलीचा। तो ये क्या हमने देखा कि ऊन की श्रेणियाँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इन चारों की बात करेंगे तो सबसे चारों में सबसे बेस्ट क्या होता है, क्लास 1 होता है। क्लास 2, क्लास 3, क्लास, तो ऊन की श्रेणियाँ में देखेंगे हम लोगों ने क्या देखा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ये देखे। तो आज ये क्या है, उनके बारे में हम लोगों ने भौतिक संरचनाएं देखी, रासायनिक संरचनाएं देखी, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने ऊन के बारे में देखी। तो ऊन में हम लोगों ने क्या क्या समझा, एक बार फिर से देखते हैं कि ऊन में हम लोगों ने क्या समझा कि ये कैसा रेशा है, यह प्रोटीन जगत, ये प्रोटीन इसमें पाया जाता है ना। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन। वो भी कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें जो होता है कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो जंतु जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है, कैसा, जंतु जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है, और इसमें कैरोटीन पाया जाता है। और क्या देखते हैं कि इसमें जो है कि यह प्राकृतिक जगत का सबसे कमज़ोर रेशा है। प्राकृतिक जगत का सबसे कमज़ोर रेशा है। और हमने क्या देखा, इसमें जो सल्फ़र की मात्रा होती है वह कितनी होती है, 4% होती है सल्फ़र की मात्रा। और हमने क्या देखा कि जो मेरिनो ऊन की प्राप्ति होती है वह किससे होती है, मेरिनो भेड़ से होती है। मेरिनो भेड़ से मेरिनो ऊन की प्राप्ति होती है। और हमने क्या समझा कि मेरिनो भेड़ से मेरिनो ऊन की प्राप्ति होती है। और उनको इसकी अनुप्रस्थ काट देखने पर इसमें 3 परतें दिखती हैं। कौन कौन सी, एक कॉर्टेक्स हो गया, क्यूटिकल, पहला क्या है, क्यूटिकल हो गया, कॉर्टेक्स, और तीसरा क्या है, मेड्यूला। ये आंतरिक परत है, ये मध्य परत है, ये बाह्य परत है। तो ये तीनों क्या हमने देखा कि ये हो गया। और वूल के बारे में हमने देखा, सल्फ़र की इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वह 16% होती है। सल्फ़र की मात्रा जो होती है वह 4% होती है। और हमने क्या देखा कि इसमें विश्व का सबसे महंगा कोट जो होता है, विश्व का सबसे महंगा जो सबसे महंगा कोट होता है उसे मिंक कोट बोलते हैं। और वह विक्यूना जो है, विक्यूना एक प्रकार का ऊँट है, उससे प्राप्त होता है कोट। उसे क्या बोलते हैं, मिंक कोट बोलते हैं। विक्यूना ऊँट से प्राप्त होता है, विक्यूना ऊँट से प्राप्त होता है। और हम लोगों ने क्या देखा कि जो इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसमें देखी। इस पे क्या होता है कि धूप का प्रभाव बुरा पड़ता है, पसीने का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है ना, घर्षण का प्रभाव बुरा पड़ता है इसमें। और जो क्या होता है कि इसमें अम्ल जो होता है वह अच्छा अम्ल का प्रभाव पड़ता है, क्षार का प्रभाव जो होता है वह बुरा पड़ता है। और हमने क्या देखा कि नमदा यानी फेल्ट होता क्या है, इसमें जो रेशों को ताप और दाब देकर आपस में चिपका कर नमदा को तैयार किया जाता है ना। नमदा को जो नमदा होते हैं और निम्न क्वालिटी के ऊन जो होते हैं उसमें लगाए जाते हैं। जो हम जिससे कपड़े तैयार करते हैं ना, जो उसके रेशे जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं उसको पूरा जमा कर, ताप और दाब देकर उसको जमा कर हम लोग क्या तैयार करते हैं, नमदा या फेल्ट तैयार करते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी। और दोनों ऋतुओं के लिए एक अनुकूल वस्त्र प्राप्त होते हैं, वह किससे प्राप्त होते हैं,
किससे प्राप्त होते हैं? बैक्टीरियन ऊँट से प्राप्त होते हैं, जो कि हम अगर उसको बैक्टीरियन ऊँट से प्राप्त होते, उसे देखिए बैक्टीरियन ऊँट को 2 कुंभ वाला ऊँट भी कहते हैं। जब हम उसको गर्मी में पहनते हैं, उससे बने हुए वस्त्र को गर्मी में पहनते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है, और ठंडी में पहनते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है। और हमने क्या देखा कि मतलब ग्रीस ऊन किसे कहते हैं? तो भेड़ के शरीर से उतरी हुई ऊन की परत को ग्रीस ऊन कहते हैं ना। और हमने क्या देखा कि प्राप्ति के आधार पर कुछ वर्गीकरण देखे, जिसमें हम लोगों ने मैमन ऊन देखा, यानी जिसे लैले का ऊल कहते हैं ना। और क्या कहते हैं? लैले का ऊल कहते हैं। और जो 8 माह का मतलब 8 माह के भेड़ होते हैं, कितने माह की? 8 माह की भेड़ होती हैं, उसे क्या बोलते हैं कि लैले का ऊल बोलते हैं। ये क्या होता है? ये अभी मतलब ये आप इसको कहते हैं कि ये अभी अपरिपक्व है, इसीलिए इसमें मजबूती नहीं होती है। लेकिन अगर बात की जाए इसमें मुलायम की, तो ये इसके जो इससे बने ऊन होते हैं वह बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? हॉगेट देखा था। ये 12 से कितना? 14 माह का होता है। हॉगेट कितना? 12 से 14 माह। ये 8 माह को इसको क्या बोलते हैं? मैमन। 12 से 14 माह को हॉगेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये मजबूत होता है इसकी अपेक्षा ना, क्योंकि ये परिपक्व हो चुका होता है। उसके बाद हम लोगों ने हॉगेट के बाद हम लोगों ने क्या देखा? वेदर देखा। वेदर क्या होता है? ये 14 माह का होता है ना, और काटा हुआ। परंतु क्या होता है कि मतलब जब इसको काटते हैं, जब इसको उनकी प्राप्ति करते हैं, तो एक बार उस जानवर से उनको पहले भी निकाला जा चुका है। इसको क्या बोलते हैं? वेदर वूल बोलते हैं। उसके बाद क्या हमने देखा? वर्जिन ऊन मतलब ऐसे जानवर से ऊन निकाला जाता है, ऐसे जानवर से रेशे निकाले जाते हैं जो दोबारा इसके पहले नहीं निकाले गए होते हैं, उसे वर्जिन वूल बोलते हैं। पुल्ड वूल मतलब इसमें भेड़ को पहले क्या किया जाता है? पहले मार दिया जाता है, उसके बाद उसके शरीर से खींचकर जो बाल निकालते हैं, पहले भेड़ को मारा जाता है, फिर उसके शरीर से खींचकर बाल को निकालते हैं, उसको पुल्ड वूल बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? ये पुल्ड वूल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? फ्लीस वूल क्या होता है? फ्लीस वूल जीवित भेड़ के शरीर से, जीवित जो भेड़ होते हैं उसके शरीर से जिंदा ही रहने पर उसके शरीर से खींचकर बाल को निकालते हैं, उससे जो ऊन बनते हैं उसको फ्लीस वूल बोलते हैं। तो पुल्ड वूल, फ्लीस वूल ना, और वर्जिन वूल। अब हम लोग क्या देखेंगे? डेड वूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेड वूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि भेड़ को मतलब भेड़ जो है वो मरी है, खुद मरी है, उसको मारा नहीं गया, मरी है, किसी कारणवश वो मर चुकी है। उसके बाद उसके शरीर से बाल को निकालकर जब हम मतलब जब ऊन को तैयार करते हैं तो वो क्या होता है कि डेड वूल होता है। कॉटी वूल क्या होता है कि ऐसे जो मतलब जो विपरीत जलवायु में पले बढ़े रहते हैं उनके शरीर से जो मतलब जो रेशे मतलब उनके शरीर से बाल को खींच कर निकाला जाता है, वो क्या होता है कि कोटी वूल होते हैं। इससे निम्न क्वालिटी के वूल तैयार किए जाते हैं। फिर हमने क्या देखा? टैगलॉक और कारपेट, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों से क्या है कि दरी गलीचे ये सब बनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? पूरा कितने प्रकार के कहाँ से इनकी प्राप्ति होती है, और ये हम लोगों ने ये कई प्रकार के देखे। क्या देखे? कि प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण ना, प्राप्ति के आधार पर कहाँ से हम लोग कैसे प्राप्ति करते हैं। और कई प्रकार के ऊँट के बारे में हम लोगों ने देखा, अंगोरा बकरी है, अंगोरा खरगोश है, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी ना, ऊँट, भेड़, बकरी, सब कुछ हम लोगों ने देखा। तो ये जो आज उनका जो चैप्टर है ये यहीं कंप्लीट होता है। थोड़ी इसकी क्लास जो है वो आप लोगों की बड़ी हो चुकी थी, तो आज की क्लास यहीं तक है। और इसके आगे हम लोग 2-4 रेसे पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट कोई मतलब किसी और रेसे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों की क्लास इसके आगे किसी टॉपिक पे होगी। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। आप लोग पढ़ाई करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।